सभी को नमस्ते। आज हम लोग चर्चा करेंगे विशेष लेखन, उसके स्वरूप और उसके प्रकार पर। अर्थात विशेष लेखन वास्तव में है क्या, कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार के लेखन के लिए किस तरह की बातों का ध्यान होना या बातों की जानकारी होना आवश्यक है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं क्या है विशेष लेखन। किसी खास विषय पर सामान्य से हटकर किया गया लेखन ही विशेष लेखन कहलाता है। समाचार पत्र, पत्रिकाओं, टीवी तथा रेडियो चैनलों में विशेष लेखन के लिए एक अलग डेस्क होता है और उस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का समूह भी अलग होता है। इन डेस्कों पर काम करने वाले उपसंपादकों, संवाददाताओं की उस विषय में अच्छी जानकारी होनी आवश्यक है। अर्थात विशेष लेखन के लिए जो अलग अलग डेस्क होती हैं, उस पर काम करने वाले लोग भी अलग होते हैं। यानी एक ही संवाददाता सभी डेस्क पर काम नहीं करता। हर डेस्क के लिए अलग से उपसंपादक और संवाददाता होते हैं और उस डेस्क पर काम होने वाला जो विषय है, उस विषय विशेष की अच्छी जानकारी रखते हैं। तभी उनका लेखन प्रभावी होता है और सभी के लिए उपयोगी भी होता है। संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनके ज्ञान और रुचि को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। किस संवाददाता की किस क्षेत्र में विशेष रुचि है और किस क्षेत्र से संबंधित जानकारी उसे अच्छी है या किस क्षेत्र में उसको अच्छी जानकारी हासिल है, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए उनके बीच में काम का बंटवारा किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। विशेष लेखन के लिए कुछ बातें बहुत जरूरी हैं या हम कह सकते हैं कुछ आवश्यक घटक हैं। विशेष लेखन के लिए सबसे पहले जरूरी है उस विषय की गहरी समझ, यानी जिस क्षेत्र में हम लेखन करना चाह रहे हैं या विशेष लेखन किया जा रहा है, उस क्षेत्र से संबंधित विषय में हमारी पूरी जानकारी होनी चाहिए, उसके हर पहलू से हम भली भांति परिचित हों। दूसरा है विषय विशेष संबंधी भाषा शैली पर अधिकार। जैसा कि सभी जानते हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में अलग अलग प्रकार का लेखन होता है और हर लेखन के लिए एक विशेष भाषा का प्रयोग किया जाता है। यानी अगर हम सेंसेक्स से संबंधित बात कर रहे हैं तो हमारी भाषा फर्क होगी, हम कानूनी अधिकारों से संबंधित बात कर रहे हैं तो हमारी भाषा फर्क होगी। इसी प्रकार बाजार, सिनेमा, मनोरंजन, साहित्य, इन सभी के आधार पर भाषा में या शैली में कुछ ना कुछ परिवर्तन आवश्यक होता है। तो अगर हम विशेष लेखन करना चाहते हैं तो उस विषय विशेष संबंधी भाषा शैली पर हमारा पूर्ण अधिकार होना चाहिए, तभी हमारा लेखन प्रभावी होगा और उपयोगी भी होगा। सब जैसा कि मैंने बताया कि अलग अलग क्षेत्रों में लेखन किया जाता है जो विशेष लेखन के अंतर्गत आता है। तो विशेष लेखन के जो प्रमुख क्षेत्र हैं उनमें से कुछ का वर्णन यहाँ पर किया जा रहा है। अर्थ व्यापार, यानी आर्थिक जगत से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं या व्यापार संबंधी जो भी बातें हैं, इससे संबंधित विशेष लेखन। दूसरा है खेल, खेल जगत से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं यानी खेल से संबंधित जानकारी विशेष रूप से उसमें होगी, वो है विशेष लेखन खेल से संबंधित। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विशेष लेखन किया जाता है। इसी प्रकार कृषि, विदेश, रक्षा, पर्यावरण, शिक्षा, स्वास्थ्य, फिल्म और मनोरंजन, अपराध, सामाजिक मुद्दे, इसके अलावा कानून, इन सभी क्षेत्रों में विशेष लेखन किया जाता है। अर्थात इन क्षेत्रों में अलग अलग समूह जो है वो कार्य करता है और उसके लिए जरूरी है कि उस क्षेत्र में उसकी गहरी जानकारी हो और उस क्षेत्र से जुड़ी हुई भाषा शैली पर भी उसका पूर्ण अधिकार हो। विशेष लेखन के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है विशेष रिपोर्ट, और ये विशेष रिपोर्ट जो है वो कई प्रकार की होती हैं। खोजी रिपोर्ट, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट और विवरणात्मक रिपोर्ट, इन सब के बारे में विस्तार से हम आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा विशेष लेखन के कुछ अन्य प्रमुख प्रकार हैं। विशेष लेखन के अंतर्गत खास तौर से पत्रकारिता से संबंधित लेख के अंतर्गत
ये विशेष लेखन की कुछ अन्य विधियां हैं। विचारपरक लेखन, लेख, टिप्पणियां आदि। संपादकीय, जो अधिकतर समाचार पत्रों में प्रकाशित होता है, संपादकीय का पूरा एक पृष्ठ होता है। स्तंभ लेखन और साक्षात्कार। विशेष रिपोर्ट, आखिर ये विशेष रिपोर्ट क्या है, इनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। समाचार पत्रों और पत्रिकाओं में समाचार के अलावा विशेष रिपोर्टें भी प्रकाशित होती हैं। गहरी छानबीन, विश्लेषण और व्याख्या के आधार पर जो रिपोर्ट तैयार की जाती हैं, उन्हें विशेष रिपोर्ट कहा जाता है। विशेष रिपोर्ट के कुछ प्रमुख प्रकार इस प्रकार हैं। खोजी रिपोर्ट, जिसको हम इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट भी कहते हैं, इन डेप्थ रिपोर्ट, विश्लेषणात्मक रिपोर्ट, विवरणात्मक रिपोर्ट। इनके बारे में विस्तार से हम आगे जानेंगे। खोजी रिपोर्ट या इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट। खोजी रिपोर्ट में रिपोर्टर मौलिक शोध और छानबीन के माध्यम से ऐसे तथ्य और सूचनाएं सामने लाता है जो सार्वजनिक तौर पर पहले से उपलब्ध नहीं थी। खोजी रिपोर्ट का प्रयोग आमतौर पर भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों को उजागर करने के लिए किया जाता है। इन डेप्थ रिपोर्ट, जैसा कि नाम से ही समझ में आता है, इन डेप्थ रिपोर्ट में सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध तथ्यों, सूचनाओं और आंकड़ों की गहरी छानबीन की जाती है और उसके आधार पर किसी घटना, समस्या या मुद्दे से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं को सामने लाया जाता है। तीसरा प्रकार है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। विश्लेषणात्मक रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या से जुड़े तथ्यों का विश्लेषण करके व्याख्या की जाती है। अर्थात पूरी जो जानकारी है उस जानकारी को अलग अलग तरह से काटा छांटा जाता है और हर पहलू पर विचार करते हुए, जिसको हम कहते हैं एनालिसिस करते हुए, उसका विश्लेषण किया जाता है और तब फिर रिपोर्ट तैयार की जाती है। वो कहलाती है विश्लेषणात्मक रिपोर्ट। चौथा प्रकार है विवरणात्मक रिपोर्ट। विवरण के नाम से ही समझ में आता है, इस रिपोर्ट में किसी घटना या समस्या के विस्तृत एवं बारीक विवरण को प्रस्तुत करने का प्रयास किया जाता है। अर्थात हर छोटी सी छोटी बात को जानकर उसको विस्तार से प्रस्तुत करना, स्पष्ट करना इस रिपोर्ट का महत्वपूर्ण कार्य है। विशेष रिपोर्ट की लेखन शैली कैसी होती है या उसकी क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। प्रायः विभिन्न प्रकार की विशेष रिपोर्टों को समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली में ही लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली, जिसमें इंट्रो या मुखड़ा, बॉडी और फिर समापन होता है। लेकिन कई बार पाठकों की रुचि बनाए रखने के लिए फीचर लेखन की शैली का भी प्रयोग किया जाता है। बड़ी या विस्तृत रिपोर्ट में कई बार उल्टा पिरामिड और फीचर दोनों शैलियों को मिलाकर भी प्रयोग किया जाता है। विशेष रिपोर्ट की भाषा सरल, सहज व आम बोलचाल की होनी चाहिए, तभी वो पाठकों को सुग्राह्य होती है और पाठकों तक पूरी तरह से संप्रेषण संभव हो पाता है। अब प्रश्न उठता है कि विशेष रिपोर्ट के लिए जो सूचनाएं हैं उनके क्या स्रोत हैं, वो सूचनाएं हमें कहां से प्राप्त हो सकती हैं या कहां से प्रायः प्राप्त होती हैं। इसके निम्नलिखित स्रोत हैं। मंत्रालय के सूत्र, यानी मंत्रालय से जुड़ी हुई जो भी बातें हैं, उससे जो सूत्रों से हमें जानकारी प्राप्त हो उसके आधार पर विशेष रिपोर्ट तैयार की जाती है। प्रेस कॉन्फ्रेंस और विज्ञप्तियां, आपने देखा होगा कई बार कुछ विशेष बातें होती हैं तो उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है और उस कॉन्फ्रेंस के दौरान बहुत से संवाददाता, रिपोर्टर्स वहां पर मौजूद होते हैं और वहां पर जो भी चर्चा या वाद विवाद या जो भी आपस में बातचीत होती है, वार्तालाप होता है, उसको वो अपने पास नोट कर लेते हैं और बाद में उस आधार पर रिपोर्ट तैयार करते हैं। इसके अलावा और एक स्रोत है जो है साक्षात्कार, यानी किसी व्यक्ति विशेष से सीधे जाकर उससे बात करना, वार्तालाप करना और महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करना, उसके आधार पर रिपोर्ट तैयार करना। इसके अलावा सर्वे और जांच समितियों की रिपोर्ट, अर्थात जो पहले से ही सामने है
बहुत से सर्वे हुए हैं, बहुत सी जांच समितियां हैं जिनकी रिपोर्ट पहले से ही प्रकाशित या प्रसारित की जा चुकी है। उन रिपोर्ट को आधार बनाते हुए, उन सर्वे को, जांच को आधार बनाते हुए फिर से एक रिपोर्ट तैयार करना, वो भी विशेष रिपोर्ट का ही एक प्रकार है। इसके अलावा उस क्षेत्र में सक्रिय संस्थाएं और व्यक्ति, यानी जिस क्षेत्र से संबंधित विशेष लेखन किया जा रहा है, उस क्षेत्र से संबंधित जो भी संस्थाएं सक्रिय हैं, यानी जो उसमें कार्य कर रही हैं, या जो व्यक्ति उन संस्थाओं से जुड़े हुए हैं या उस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, उनसे बात करके महत्वपूर्ण तथ्यों की प्राप्ति करना और उसके आधार पर विशेष लेखन करना। संबंधित विभागों और संगठनों से जुड़े व्यक्ति, जिस विभाग से संबंधित विशेष लेखन करना है या किसी संगठन से संबंधित विशेष लेखन करना है, तो उनसे संबंधित जो व्यक्ति हैं, उन व्यक्तियों से सीधे जानकारी हासिल करना। इंटरनेट और दूसरे संचार माध्यम, आज के समय में मीडिया पर लगभग सभी जानकारियां पहले से ही काफी कुछ सामने आ जाती हैं, तो इंटरनेट पर बहुत सी सूचनाएं हैं। ऐसे ही बहुत से संचार माध्यम है जिसके माध्यम से हमें अलग अलग प्रकार की जानकारी या सूचनाएं प्राप्त होती रहती हैं। तो उन सभी को एकत्र करके, उसका विश्लेषण करके फिर विशेष रिपोर्ट तैयार करना, ये भी सूचनाओं के स्रोत के अंतर्गत आ जाता है। इसके अलावा स्थायी अध्ययन प्रक्रिया, ये किसी भी क्षेत्र में लेखन के लिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है। स्थायी अध्ययन प्रक्रिया यानी निरंतर उस क्षेत्र से जुड़ी हुई बातों का अध्ययन करते रहना, जानकारी प्राप्त करते रहना, समसामयिक जो भी सूचनाएं हैं उनको समझना, उसका आकलन करना, उसका विश्लेषण करना, ताकि हम पूरी तरह से अद्यतन सूचनाओं से जुड़े रहें, ताकि हम विशेष लेखन के क्षेत्र में एक प्रभावी लेखन के रूप में अपनी काम को प्रस्तुत कर सकें। विशेष लेखन के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण लेखन है फीचर लेखन। फीचर है क्या, इसकी जानकारी पहले प्राप्त करते हैं। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देने, शिक्षित करने के साथ साथ मुख्य रूप से उनका मनोरंजन करना होता है। एक अच्छे और रोचक फीचर में फोटो, रेखांकन या ग्राफिक्स का होना जरूरी है। अर्थात सुव्यवस्थित यानी जो भी हम लिखने जा रहे हैं उसका एक क्रम होना चाहिए, एक तारतम्यता बनी होनी चाहिए। सृजनात्मक, जिसमें अपनी मौलिक जो हमारी खूबियां हैं, मौलिक हमारी शब्दावली, हमारे मौलिक चिंतन का प्रयोग वहां पर दिखाई देता है। आत्मनिष्ठ लेखन है, यानी यहाँ पर जो लेखन कर रहा है, यानी जो लेखक है, फीचर लिखने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे के लेखन की आवश्यकता नहीं होती, वो स्वयं अपनी भाषा में अपने विचारों को प्रस्तुत कर सकता है। उद्देश्य इसका है मुख्य रूप से उसके माध्यम से कोई ना कोई सूचना देना या किसी प्रकार से शिक्षित करना, और शैली ऐसी हो जो लोगों को अपनी ओर आकर्षित करे और उनका उसमें उनकी रुचि बनी रहे, उनका मनोरंजन होता रहे। आवश्यकता अनुसार फीचर को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उसमें कुछ फोटो दी जा सकती हैं, कुछ रेखांकन या ग्राफिक्स आदि भी उसमें जोड़े जा सकते हैं, जिससे हमारी जो भी सूचना है या फीचर का जो भी विषय है वो और अधिक स्पष्ट हो सके। फीचर के मुख्यतः 8 प्रकार हैं, या हम कह सकते हैं कि अलग अलग क्षेत्रों के आधार पर फीचर लिखे जाते हैं। पहला है समाचार फीचर, यानी जो मुख्य समाचार है उसको आधार बनाते हुए और अधिक मनोरंजक शैली में और अधिक सहज बनाते हुए फीचर को लिखना, वो समाचार फीचर कहलाता है, जिसके माध्यम से हमें सूचना भी प्राप्त हो रही है। दूसरा है घटना परक फीचर, किसी प्रकार की कोई घटना, किसी प्रकार का कोई ऐसा मुद्दा जो कहीं घटित हुआ है, उसकी जानकारी हो सकता है सब तक ना पहुंची हो, लेकिन या पहुंची भी हो, उस घटना को आधार बनाते हुए फीचर लिखना। व्यक्ति परक फीचर, किसी व्यक्ति विशेष के पूरे जीवन को आधार बनाते हुए जीवन चरित्र पे आधारित फीचर लिखना। उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर का फीचर, लता मंगेशकर का फीचर, एपीजे कलाम के ऊपर फीचर, इस तरह से किसी व्यक्ति विशेष के ऊपर उसके पूरे जीवन को दर्शाते हुए फीचर तैयार करना, वो व्यक्ति परक फीचर कहलाता है। इसके अलावा लोकाभिरुचि फीचर, लोक अभिरुचि से जुड़ा हुआ जो फीचर है वो समसामयिक होता है। किस समय कौन सा विषय लोगों के बीच में ज्यादा आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिस पर लोग ज्यादा से ज्यादा जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, या जिसमें अधिक से अधिक लोगों की रुचि बनी हुई है,
उस विषय को आधार बनाते हुए फीचर लिखना लोकाभिरुचि फीचर होता है। सांस्कृतिक फीचर, संस्कृति के क्षेत्र से जुड़े हुए साहित्य संस्कृति हमारे जीवन के महत्वपूर्ण पहलू हैं, तो सांस्कृतिक क्षेत्रों से जुड़े हुए किसी विषय को आधार बनाते हुए फीचर लिखना सांस्कृतिक फीचर है। इसी प्रकार साहित्यिक फीचर, साहित्य जगत से जुड़ा हुआ कोई भी विषय वो साहित्यिक फीचर के अंतर्गत आता है। विश्लेषण फीचर, कोई भी, जैसे पहले भी बात हुई, कोई सूचनाएं हमें पहले से प्राप्त हैं, उपलब्ध हैं, लोगों को उसकी जानकारी है, लेकिन उसका हम और अच्छी तरह से विश्लेषण करते हुए फीचर लिखें, वो कहलाता है विश्लेषण फीचर। और विज्ञान फीचर, विज्ञान के क्षेत्र से जुड़े हुए कोई भी नई जानकारी, कोई नए प्रयोग, किसी प्रकार की कोई नई ऐसी विषय वस्तु जो लोगों के बीच में बहुत अधिक पहुंचाई जानी आवश्यक है, या उस पर अपने विचारों को समाहित करते हुए कुछ नया लिखने की कोशिश, ये सब कुछ विज्ञान फीचर के अंतर्गत आता है। कई बार केवल चित्र के माध्यम से भी बहुत बड़ी सूचना या बहुत बड़ी जानकारी दी जा सकती है। इसको हम चित्र कह करके या रूपक भी कह सकते हैं, या चित्र फीचर भी कह सकते हैं, या चित्र पर आधारित फीचर भी लिखे जा सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यहाँ पर आप 3 चित्र देख रहे हैं। पहले चित्र को देखते ही बाढ़ की स्थिति सामने आ रही है। किसी क्षेत्र में बाढ़ आई हुई है, उससे संबंधित हमें फीचर लिखना है, तो वहां पर इस चित्र का प्रयोग किया जा सकता है। दूसरा चित्र आप देख रहे हैं, नल खुला हुआ है, पानी बह रही है, पानी बह रहा है, और ये आज के समय की सबसे बड़ी समस्या है, या आप कह सकते हैं सबसे बड़ी जरूरत है, जिसमें जल बचाओ अभियान इस समय जगह जगह पर इससे संबंधित अलग अलग कार्यशालाएं हो रही हैं। लोग उसके लिए बहुत से संगठन आगे बढ़कर कार्य कर रहे हैं। इसको दिखा करके भी हम जल बचाने की जो प्रेरणा है वो दे सकते हैं, और इस पर आधारित एक फीचर लिख सकते हैं। इसी तरह से जो तीसरा चित्र है उसमें बस्ते के बोझ के ऊपर कहीं ना कहीं दर्शाने की कोशिश की गई है। विद्यार्थी बस्ते के बोझ से ढके हुए हैं, झुके हुए हैं, तो इसको आधार बनाते हुए भी फीचर लिखा जा सकता है। इस प्रकार चित्र जो है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं किसी भी फीचर को रोचक और प्रभावी बनाने के लिए। विशेष लेखन का एक और प्रकार है जिसको हम कहते हैं सृजनात्मक लेखन, जिसको अंग्रेजी में क्रिएटिव राइटिंग बोला जाता है, अर्थात अपने आप से कुछ नया लिखना, कुछ सृजन करना, ये सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत आता है। सृजनात्मक लेखन की जो साहित्य जगत से जुड़े हुए जो विशेष पहलू हैं उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा हम लोग करेंगे। कविता लेखन, कहानी लेखन, नाटक लेखन, डायरी लेखन, कथा या पटकथा लेखन और रेडियो रूपक, ये कुछ विशेष प्रकार हैं सृजनात्मक लेखन के। कविता लेखन, वैसे तो किसी भी प्रकार के सृजनात्मक लेखन के लिए शब्दों की जानकारी, भाषा शैली की जानकारी होना आवश्यक है। जितना उन्नत और संपन्न शब्द भंडार होगा, सृजनात्मक लेखन भी उतना ही उत्तम और उत्कृष्ट होगा। कविता लेखन के लिए भी भाषा का सम्यक ज्ञान होना आवश्यक है। भाषा शब्दों से बनती है, उपयुक्त शब्दावली से प्रभाव में वृद्धि होती है। बिना शब्द के कविता रचना संभव नहीं, इसलिए शब्द भंडार अत्यधिक सहायक होता है। शब्दों का चयन, उसका गठन और भावानुसार लयात्मक अनुशासन कविता के लिए आवश्यक है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि कविता में कई बार तुकबंदी करनी पड़ती है, कई बार हमें कुछ ऐसे शब्दों की आवश्यकता होती है जो मूल शब्द का पर्याय हो, तभी हमारी शब्द जो रचना है वो अधिक प्रभावी होती है। तो हमें कहाँ पर किस प्रकार के शब्द को रखना है, ये चयन करना बहुत आवश्यक है। इसके साथ ही भाव के अनुसार लय भी बनी रहे, ये अनुशासन कविता के लिए आवश्यक है। छंद अनुशासन और विविध काव्य शैलियों का ज्ञान होना भी जरूरी है। बहुत सी कविताएं छंदबद्ध होती हैं, कुछ मुक्त छंद में भी लिखी जाती हैं। तो हम किस प्रकार की कविता की रचना कर रहे हैं उसके लिए छंद अनुशासन का ज्ञान होना जरूरी है। इसके अलावा काव्य शैलियां भी भिन्न भिन्न हैं। कई बार 4 पंक्ति की कविता है, कई बार 8 पंक्ति की कविता है, कई बार एक पूरे गीत शैली में कविता लिखी जाती है। तो अलग अलग शैलियों का ज्ञान होगा तभी हमारी रचना उत्कृष्ट होगी। इसके अलावा कविता में संकेतों अर्थात विराम चिन्हों का भी बहुत महत्व होता है।
दो पंक्तियों के बीच का रिक्त स्थान भी कभी कभी भाव स्पष्ट करने में सहायक होता है। उदाहरण के तौर पर यदि हम अल्प विराम का प्रयोग कर रहे हैं तो अल्प विराम के प्रयोग से हमारी जो गति है उसमें थोड़ा सा विराम लगता है, और उसी अल्प विराम को यदि हम गलत स्थान पर प्रयोग कर दें तो हमारी जो कविता का लय है वो लय कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। कई बार कुछ चिंतन मनन के लिए भी छोड़ने की आवश्यकता होती है। ऐसी स्थिति में जो रिक्त स्थान है वो भी कहीं ना कहीं सहायक होता है। इसके अलावा कम से कम शब्दों में अपनी बात कह देना या कुछ अनकहा छोड़ देना भी कवि की ताकत बन जाता है। कोई गूढ़ विषय पर यदि कविता लिखी जा रही है तो कम से कम शब्दों में कवि अपनी बात कहता है और कुछ ऐसा छोड़ देता है जो पाठक पढ़े और उसके बाद अपने विचारों के माध्यम से उसमें आगे उसको जोड़े, यानी उसके चिंतन मनन के लिए भी पूरा विस्तार उसे प्राप्त हो। ये आवश्यकता है कविता लेखन की रचना के लिए जरूरी। सृजनात्मक लेखन की कड़ी में एक महत्वपूर्ण लेखन है नाटक। लगातार यह प्रश्न सामने आता रहा है कि कविता, कहानी, उपन्यास की तरह ही नाटक भी साहित्य के अंतर्गत ही आता है। फिर इसकी रचना में कुछ विशेषता या कुछ अंतर क्यों जरूरी है? जब हम इस पर विचार करते हैं तो पाते हैं कि नाटक अपनी कुछ निजी विशेषताओं के कारण बाकी दूसरी विधाओं से बिल्कुल अलग हो जाता है। स्वयं हमारी भारतीय परंपरा में नाटक को दृश्य काव्य की संज्ञा दी गई। नाटक के मुख्य अंग हैं, उनका हम लोग थोड़ा सा उस पर ध्यान देंगे। पहला है समय का बंधन। समय का यह बंधन नाटक की रचना पर अपना पूरा असर डालता है। इसीलिए एक नाटक को शुरू से लेकर अंत तक एक निश्चित समय सीमा के भीतर पूरा होना आवश्यक है। नाटककार अगर अपनी रचना को भूतकाल से अथवा किसी और लेखक की रचना को भविष्यकाल से उठाए, इन दोनों ही स्थितियों में उसे नाटक को वर्तमान काल में ही संयोजित करना होता है। अर्थात नाटक के मंच निर्देश हमेशा वर्तमान काल में ही लिखे जाते हैं। दूसरा जो इसका मुख्य अंग है वो है नाटक के 3 अंक। नाटक में 3 अंक होते हैं, इसलिए इसे भी समय को ध्यान में रखकर बांटने की जरूरत होती है। यदि हम भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की बात करें तो उसमें भी नाटककारों से ये अपेक्षा की गई थी कि नाटक के हर एक अंक की अवधि कम से कम 48 मिनट की हो। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है शब्द। वैसे तो ये साहित्य की सभी विधाओं के लिए आवश्यक है, पर नाटक की दुनिया में शब्द अपनी एक नई, निजी और अलग पहचान रखता है। हमारे नाट्यशास्त्र में भी वाचिक अर्थात बोले जाने वाले शब्द को नाटक का शरीर कहा गया है। एक महत्वपूर्ण अंग और है जिसको हम कहते हैं कथ्य। पहले कहानी के रूप को किसी शिल्प, फॉर्म अथवा संरचना के भीतर उसे पिरोना होता है। इसके लिए नाटककार को शिल्प या संरचना की पूरी समझ, जानकारी या अनुभव होना चाहिए। पहले तो घटनाओं, स्थितियों अथवा दृश्यों का चुनाव, फिर उन्हें किस क्रम में रखा जाए कि वे शून्य से शिखर की तरफ विकास की दिशा में आगे बढ़े, ये कला आनी आवश्यक है। इसके बाद जो और एक जरूरी अंग है वो है संवाद। दूसरी किसी विधा के लिए ये आवश्यक नहीं कि वो संवादों का सहारा ले, लेकिन नाटक उसके बिना नहीं हो सकता। नाटक में महत्वपूर्ण अंग है संवाद। संवादों का होना बहुत जरूरी है, ये सबसे जरूरी और सशक्त अंग है। नाटककार नाटक के कथानक के माध्यम से जो कुछ भी कहना चाहता है उसे अपने चरित्रों और उनके बीच होने वाले परस्पर संवादों से ही अभिव्यक्त करता है। संवाद चाहे कितने भी तत्सम और क्लिष्ट भाषा में क्यों ना लिखे गए हों, स्थिति तथा परिवेश की मांग के अनुसार यदि वे स्वाभाविक होते हैं तो दर्शकों तक आसानी से संप्रेषण हो जाता है। इसलिए संवादों पर विशेष ध्यान देना आवश्यक है। तो विचार करेंगे नाटक की विशेषताओं पर।
नाटक सदैव वर्तमान काल में ही घटित होता है। नाटक की कहानी बेशक भूतकाल या भविष्यकाल से संबंधित हो, फिर भी उसे मंचित करते समय या लिखते समय वर्तमान काल का ही प्रयोग किया जाता है। नाटककार को पहले घटनाओं का चुनाव करना पड़ता है, फिर उसे क्रम में रखते हुए व्यवस्थित करना होता है। एक अच्छा नाटक कथा को या बहस को आगे बढ़ाता है। नाटक स्वयं में एक जीवंत माध्यम है। कोई भी दो चरित्र जब आपस में मिलते हैं तो उनमें वैचारिक टकराहट होना स्वाभाविक है। इस कारण अस्वीकार नाटक की मुख्य विशेषता है। जिस नाटक में प्रतिरोध, अस्वीकार व असंतुष्टि जैसे नकारात्मक तत्वों की जितनी अधिक उपस्थिति होगी, वह नाटक उतना ही गहरा और सशक्त सिद्ध होगा। सृजनात्मक लेखन की कड़ी में एक और विधा है कहानी। किसी घटना, पात्र या समस्या का क्रमबद्ध ब्यौरा जिसमें परिवेश हो, द्वंद्वात्मकता हो, कथा का क्रमिक विकास हो और चरम उत्कर्ष का बिंदु हो, उसे कहानी कहा जा सकता है। कहानी का केंद्रीय बिंदु कथानक होता है। कहानी का वह संक्षिप्त रूप जिसमें प्रारंभ से अंत तक कहानी की सभी घटनाओं और पात्रों का उल्लेख किया गया हो, कथानक कहलाता है। अब हम लोग विचार करेंगे कहानी के तत्वों पर। कथानक या कथा वस्तु, जिसके बारे में अभी चर्चा हुई, पात्र तथा चरित्र चित्रण, कहानी के लिए भी पात्रों का होना आवश्यक है और पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को भी प्रदर्शित करना जरूरी है। कथोपकथन, या जिसको हम संवाद कह सकते हैं, कोई भी दो पात्र आपस में संवाद के माध्यम से कहानी को आगे बढ़ाते हैं। देश, काल, वातावरण, कहानी किस देश से संबंधित है, किस काल से संबंधित है और कौन से वातावरण या परिवेश से संबंधित है, ये भी कहानी में विशेष स्थान या विशेष महत्व रखता है। भाषा शैली, कहानी लिखने की अपनी एक शैली है और भाषा पर सशक्त अधिकार होना भी आवश्यक है। और जो मुख्य तत्व है वो है उद्देश्य, यानी उस कहानी का उद्देश्य क्या है, उस कहानी के माध्यम से कहानीकार पाठकों तक किस विचार को संप्रेषित करना चाहता है, ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण तथ्य है। कई बार प्रश्न उठता है कहानी के मुख्य घटक कौन से हैं। लगभग हम लोग उसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। कथानक का प्रारंभ, मध्य और अंत, यानी कहानी कैसे शुरू हो रही है, मध्य में उसका विस्तार किस प्रकार का है और अंत कैसा है। हर घटना, पात्र और समस्या का देश, काल और वातावरण, ये मैंने पहले भी बताया। कोई भी घटना हो, पात्र हो या किसी भी उसमें कोई मूल समस्या हो, कोई विषय हो, उसके लिए देश, काल और वातावरण की आवश्यकता होती है और उसका जितना सुंदर, जितना अच्छा वर्णन होगा, कहानी भी उतनी ही अच्छी बनेगी। कथानक के पात्र, किसी भी कहानी के विस्तार के लिए कुछ पात्रों की आवश्यकता है, तो कहानी में भी पात्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है। पात्रों का चरित्र चित्रण, अब कहानी में जो पात्र हैं, उन पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं को प्रदर्शित करने के लिए कहानीकार दो तरीके अपनाता है। चरित्र चित्रण का सबसे सरल तरीका है कहानीकार द्वारा वर्णन, यानी कहानीकार स्वयं अपनी लेखनी से किसी पात्र की विशेषताओं को अंकित कर दे। लेकिन जो प्रभावी तरीका है वो है पात्रों के क्रियाकलापों, संवादों व दूसरे पात्रों द्वारा बोले गए संवादों के माध्यम से वर्णन, अर्थात जो उनके क्रियाकलाप हैं वो उनकी चारित्रिक विशेषताओं को स्पष्ट करें। उनके संवादों से उनके व्यक्तित्व के बारे में अंदाज लगाया जा सके या दूसरे पात्र किसी पात्र के लिए क्या कह रहे हैं, उस माध्यम से उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी प्राप्त हो। ये प्रभावी तरीका है। और जो कहानी का महत्वपूर्ण घटक है वो है चरम उत्कर्ष या क्लाइमेक्स, यानी जहां पर पाठक जो है वो बिल्कुल इस स्थिति में हो कि वो शीघ्र ही ये जानना चाहे कि अब आखिर क्या, और ये जिज्ञासा ही किसी कहानी के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु बन जाती है या किसी कहानी की श्रेष्ठता को निर्धारित करती है। सृजनात्मक लेखन के अंतर्गत एक कड़ी है डायरी लेखन। वैसे तो डायरी जो है वो पूरी तरह से व्यक्तिगत होती है। व्यक्ति अपने अनुभवों को, अपनी निजी बातों को डायरी में अंकित करता है।
लेकिन साहित्यिक तौर पर भी कुछ डायरी लिखी जाती हैं या कुछ डायरी ऐसी होती हैं जो साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। तो डायरी लेखन के लिए भी कुछ विशेषताएं हैं जो हमें जानना आवश्यक है। सबसे पहले डायरी क्या है? डायरी अपने ही साथ स्थापित होने वाला संवाद है, क्योंकि व्यक्ति अपनी बातों को, अपनी निजी बातों को, अपनी व्यक्तिगत बातों को, अपने अनुभवों को डायरी के माध्यम से अंकित करता है। डायरी लेखन के लाभ क्या है? खुद को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं। कई बार हम जब कुछ लिखते हैं तो उसके बाद हमें एहसास होता है कि अरे ये हमने क्या किया, या ये हमने अच्छा किया, या हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, या इस व्यक्ति को हमारी इस काम से कहीं कोई परेशानी हो सकती है। तो इस तरह से हम अपने बारे में भी आकलन कर पाते हैं। दूसरी विशेषता जो हो जाती है वो है अपने अंदर अनजाने इकट्ठा होते भार से मुक्त होते हैं। कई बार बहुत सी ऐसी बातें होती हैं, हम बहुत से कशमकश में होते हैं, या हमारे अंदर कुछ ऐसे द्वंद चल रहे होते हैं जिनको हम स्पष्ट नहीं कर पाते। तो अगर हम उसको कहीं पर लिख लेते हैं तो थोड़े समय के लिए वो हमारे हृदय के भार को हल्का कर देते हैं। इसके अलावा अपने व्यक्तित्व के विविध पहलुओं को इस तरह रिकॉर्ड कर लेते हैं जिन्हें पलटकर कभी भी छुआ जा सकता है। कई बार डायरी लिखते समय हमें मालूम नहीं होता कि हम क्या लिख रहे हैं और उसकी शैली क्या है या भाषा क्या है, या कोई ऐसी विशेष बात है जिसको हम अंकित कर रहे हैं। लेकिन जब हम कभी पलट कर उसको पढ़ते हैं तो फिर से हमें वो सारी बातें सजीव महसूस होती हैं और शायद हम अपने व्यक्तित्व को उससे और अधिक सुदृढ़ बना पाते हैं। डायरी लेखन के आवश्यक घटक या कुछ विशेषताएं। डायरी निजी अनुभवों का लेखा जोखा होने के साथ साथ समसामयिक इतिहास या सामाजिक मान्यताओं का भी दर्शन कराती है। जब कोई व्यक्ति डायरी लिखता है तो वो अपने अनुभव जो लिख रहा है, तत्कालीन जो भी सामाजिक या ऐतिहासिक या राजनीतिक परिवेश है, उसका भी कहीं ना कहीं वहां पर वर्णन हो जाता है। तो इस तरह से किसी की डायरी से हम उस समय के इतिहास की जानकारी का भी लाभ उठा सकते हैं या उसके बारे में भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। डायरी लिखते समय यथासंभव बाहरी दबावों से मुक्त होना चाहिए जिससे लेखन में सहजता हो, क्योंकि डायरी लेखन है ही अपने आप से संवाद। तो ऐसी स्थिति में यदि कोई बाहरी दबाव होगा तो हम जो भी लिख रहे हैं उसके प्रति पूरी तरह से ईमानदार नहीं हो सकेंगे और ना ही सहज हो सकेंगे। डायरी लेखन में भाषा के मानक व परिष्कृत रूप की आवश्यकता नहीं होती। मन के भाव जिस भाषा में, जिस आवेग में आए, उन्हें उसी प्रकार लिखना चाहिए। भाषाई शुद्धता या शैली सौंदर्य की अपेक्षा सहज भाषा व स्वाभाविक शैली का प्रयोग किया जाना ही उत्तम है, क्योंकि इसमें हमें किसी भी प्रकार के प्रदर्शन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए हमें भाषा की शुद्धता, श्रेष्ठता या मानक या परिष्कृत रूप पर ध्यान देने की अपेक्षा इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि हम जो लिख रहे हैं वो सहज हो और स्वाभाविक हो। कथा या पटकथा लेखन, जैसा कि हम सब जानते हैं, जितने भी धारावाहिक हैं, हमारे चलचित्र हैं, इन सभी के लिए जो लेखन का कार्य है वो पटकथा लेखन कहलाता है। नाटक की तरह ही पटकथा लेखन में भी कथानक, पात्र, नायक, प्रतिनायक, घटना स्थल, दृश्य, कहानी का क्रमिक विकास, द्वंद्व या टकराहट और फिर समाधान, ये होता ही है। सिनेमा या पट पर प्रदर्शित कथा में फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड तकनीक का प्रयोग किया जाता है। फ्लैशबैक वह तकनीक है जिसके द्वारा अतीत की किसी घटना को दिखाते हैं और फ्लैश फॉरवर्ड द्वारा भविष्य में होने वाले किसी हादसे को पहले दिखा सकते हैं। या कोई व्यक्ति, जैसे कई बार ऐसा बताया जाता है कि उसको पहले से ही अनुभूति हो जाती थी कि भविष्य में ये होने वाला है, तो वो जो वो देख रहा है, जो वो सोच रहा है, वो हम फ्लैश फॉरवर्ड की सहायता से दिखा सकते हैं। पटकथा लिखते समय हमेशा दृश्य संख्या व घटना स्थल यानी लोकेशन, इसको अंकित करना आवश्यक होता है। इसके माध्यम से ही पटकथा जो है वो सही माने में आगे बढ़ती है, या हम कह सकते हैं कि उसको सही आकार प्राप्त होता है। इसलिए दृश्य संख्या, घटना स्थल लिखना आवश्यक है। सृजनात्मक लेखन की श्रृंखला में एक महत्वपूर्ण श्रृंखला है, महत्वपूर्ण लेखन है रेडियो नाटक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, रेडियो पर जो प्रसारित होते हैं वो है रेडियो नाटक।
उसके लिए कुछ विशेषताएं हैं जिसका हमें ध्यान रखना आवश्यक है। पहला तो कहानी सिर्फ घटना प्रधान ना हो, यानी केवल किसी घटना पर आधारित हम कहानी को रेडियो नाटक में प्रदर्शित या प्रसारित नहीं कर सकते। दूसरा, अवधि ज्यादा ना हो, क्योंकि ये एक श्रव्य माध्यम है, इसमें कुछ दिखेगा नहीं, केवल पात्रों के संवादों के माध्यम से या जो भी ध्वनि की जो भी उसमें संयोजन है उसके माध्यम से ही जो श्रोता है वो उस नाटक का आनंद लेंगे। तो बहुत ज्यादा अवधि होने पर उसका रस, उसका आनंद समाप्त हो जाएगा। और तीसरी मुख्य बात है, पात्रों की संख्या सीमित हो, क्योंकि श्रव्य है तो जितने पात्र होंगे उतनी आवाजें जो श्रोता है वो समझेगा, सुनेगा, और उसके आधार पर वो पूरी कहानी को जोड़ता चलेगा। ज्यादा पात्र होने पर वो इन सबको अलग अलग शायद नहीं पहचान पाएगा, और जो कहानी का उद्देश्य है या जो नाटक का उद्देश्य है वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए ये 3 बातें ध्यान में रखना आवश्यक है। रेडियो व रंगमंच के लिए नाटक लेखन, दोनों विधाओं में थोड़ा सा अंतर है। रेडियो केवल श्रव्य है और रंगमंच दृश्य और श्रव्य दोनों है, तो दोनों में ही लिखते समय कुछ थोड़ा सा भिन्नता होगी, थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक होगा। रेडियो केवल श्रव्य माध्यम है, जबकि रंगमंच या सिनेमा दृश्य श्रव्य दोनों। अतः रेडियो और रंगमंच के लेखन में थोड़ी भिन्नता होती है। रंगमंच में पात्रों का अभिनय, वेशभूषा, मंच सज्जा सबका योगदान होता है, लेकिन रेडियो में सब कुछ संवादों व ध्वनि प्रभावों के माध्यम से स्पष्ट करना होता है। इसलिए रेडियो के लिए लेखन रंगमंच के लिए लेखन से थोड़ा कठिन भी है। बाकी रेडियो और रंगमंच के लिए नाटक लिखते समय मुख्य बिंदु समान होते हैं। एक कहानी, कहानी का ढांचा, उसकी शुरुआत, मध्य और अंत, अर्थात परिचय, द्वंद्व और समाधान। नाटक की कार्य अवस्थाएं या चरण, किसी भी नाटक के लिए कुछ निश्चित चरण है या कुछ कार्य अवस्थाएं हैं जो एक के बाद एक क्रम से चलती जाती हैं और अंत में नाटक का उद्देश्य जो है वो प्राप्त हो जाता है। पहला चरण है आरंभ, इसमें किसी भी नाटक की शुरुआत होती है। दूसरा चरण है यत्न, इसमें फल प्राप्ति की इच्छा को पूर्ण करने के लिए प्रयत्न किए जाते हैं। तीसरा है प्राप्त्याशा, इसमें फल प्राप्ति की आशा उत्पन्न होती है। चौथा है नियताप्ति, इसमें फल प्राप्ति की इच्छा निश्चित रूप ले लेती है। और पांचवा और अंतिम चरण है फलागम, इसमें फल प्राप्ति हो जाती है, अर्थात नाटक का उद्देश्य पूर्ण हो जाता है।